जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बता रहा था कि लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर 3 डिस्कस किया था अबाउट द फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें हमने देखा था फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन बेसिकली आपको पता है ना कि किस वजह से आप जिस तरह चल रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हो। आपका कोई गाड़ी मूव कर रही है, टायर मूव कर रहा है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह और भी इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन कहीं पे ये नुकसान भी देता है। जिस तरह अगर एक टेबल को मूव करना है आपने तो वहाँ पे फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से आप उसे मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें उस टेबल के नीचे एक रोलिंग मतलब उसको रोलिंग बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वो रोलिंग का डिस्कस किया था, व्हेन अ बॉडी इज रोल ओवर द सरफेस, तो वो इजीली रोल हो जाता है, रोटेट हो जाता है, इजीली मूव हो जाएगा। जिस तरह फ्रीजर के नीचे अगर आप स्लाइडिंग है तो आप उसे मूव करते रहते हो तो वो मूव नहीं होगा। उसके नीचे अगर आप सर्कल टायर लगा देते हो सर्कुलर, तो वो इजीली मूव हो जाएगा। तो अक्सर ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, जिसमें ये ट्रॉली यूज़ करते हो, तो ये भी हैवी लोड को मूव करने में आसानी होती है, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आप कहते हो ना कि इजीली किसी चीज़ को मूव हो जाएगा विदाउट स्लाइडिंग। ऐसे ही है, Yes. घरों में आप देखते हो ना कि आप कोई भी बड़ी हैवी चीज़ है तो उसको मूव करना है तो ट्रॉली यूज़ कर लोगे, या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करोगे जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं। तो टेबल्स के नीचे, जिसके नीचे व्हील होगा तो वो इजीली मूव होगा, जिसके नीचे व्हील नहीं हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मूव होता है। तो यहाँ पे वही इसके कुछ मतलब रिडक्शन बताए जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए या ऑयल उस पर गिरा दिया जाए, तो वो उसका मेथड होता है। और तीसरा उसका बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है, जिस तरह ये आपके पास यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर 2 सरफेस होती हैं, एक अपर सरफेस, लोअर सरफेस, दरमियान में बॉल्स यूज़ की जाती हैं ताकि वो ईजिली रोटेट कर सकें। तो ये अक्सर साइकिल के टायर में लगा होता है, ठीक है, कहीं पे मोटर्स में लगा होता है ताकि इजीली वो मोटर रोटेट कर ले। फिर स्पिनर्स, अगर आपने यूज़ किया हो स्पिनर, तो स्पिनर के अंदर भी ये लगा होता है, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिससे हमने रिड्यूस कर लिया। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या आती है, एक बॉडी एक ही सर्कल में मूव करी जा रही है, की जा रही है, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। वो एक ही सेम पाथ में फॉलो कर रही है, ठीक है। जिस तरह ये एक फैन है, इसको मैं मूव करा रहा हूँ एक सर्कल में, तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आसान सा है। Yes, sir. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को सर्कल में रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। एक बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स की यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कंसीडर अ बॉडी टाइड एट एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। A body has a tendency to move in a straight line due to inertia. This center seeking force is called as a centripetal force. तो वो जो सेंटर सीकिंग होती है, मतलब अगर बॉडी आप देखते हो ना, कोई चीज़ बॉडी रोटेट कर रहे हो, पत्थर धागे के साथ बांधो, उसे रोटेट करना स्टार्ट करो, तो इजीली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वहां से धागा छोड़ दो तो वो क्या करेगा, अंदर आएगा बाहर जाएगा, दूर जाके गिरेगा ना। Yes. तो होगा क्या, अगर उस पत्थर को धागे के साथ बांधोगे, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते आप धागे को छोड़ दो, तो क्या होगा, पत्थर जाके दूर गिरेगा। मतलब क्या हुआ, उसकी बाहर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, अंदर वाली फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो हम जो अंदर वाली फोर्स होती है ना, जो उसे अंदर खींच के रखती है ताकि वो सर्कल में मूव करता रहे, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ। Yes, sir. तो यहाँ पे हम बात करते हैं देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, दैट इज अ बॉडी को जो मूव करने में मदद देता है इनवर्ड। तो आप देखोगे कि देयर इज अ वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है कोई भी बॉडी, ठीक है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इनवर्ड। और जिस वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव कर रहा है उसे हम वेलोसिटी, और जो कि सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट एज तक डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए सी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट कीप द बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है, वो सेंटर की तरफ रखती है। नेक्स्ट, फोर्स का सेकंड लॉ था, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर हो जाएगी तो फोर्स भी सेंटीपिटल हो जाएगी। तो फोर्स इक्वल टू दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर।
क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ये समझ नहीं आया। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास फार्मूला है ना कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। यस सर। तो ये फार्मूला हमारे पास आता है बेसिकली v स्क्वायर इक्वल टू r a c होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, जो सर्कल में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपको याद हो प्रीवियसली हमने एक नहीं आगे जाके हम एक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो कि 6 चैप्टर है आई थिंक सो, या 5 चैप्टर है मेरे ख्याल में। 5 चैप्टर में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, v का फार्मूला पढ़ते हैं, दैट इज जी आर। शायद ओके आपको याद हो। तो वो जी आर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ होता है, तो अगर उस इक्वेशन को देखो तो वहां से इक्वेशन हमारे पास ये निकलती है। तो जी की जगह मैं ए यूज करूंगा क्योंकि जी ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन होती है, तो ए यूज कर लूँ तो ए आर हो जाएगा। आर फॉर रेडियस, तो वी हैव टू टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएगा, और ए आर हो जाएगा। तो ये वही वाली इक्वेशन बन गई जो कि ये बनी हुई। ठीक है, ओके सर। तो ये 5th चैप्टर में आप पढ़ते हो ये वाली इक्वेशन वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इजीली हमें आ गया। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ था ma। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की जगह सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यूज करूंगा तो फोर्स भी सेंटीपिटल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू पुट द फार्मूला ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन दिस इक्वेशन। वी गेट द फार्मूला, जो हम फार्मूला हासिल करते हैं, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एनी क्वेश्चन? नो सर, अंडरस्टूड। ओके, देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको एक दफा रीड करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज है। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी। इसको एक दफा रीड करें पैराग्राफ को। यस, रीड कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज है, वो क्या समझ आई? सर ये यही बोल रहे हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो उसी तरह जब सेंट्रीपेटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड, जब वो स्ट्रिंग को आउटवर्ड पुल करेगा तो वो सम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, तो बताने का मकसद इसमें क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि हम एक्शन करते हैं और बॉडी रिएक्ट करती है। तो अभी हमने बात की ना कि हमने जो सेंटीपिटल फोर्स है वो अंदर वाली फोर्स होती है जो बॉडी को अंदर की तरफ खींचती है। तो इसके रिएक्शन में जो फोर्स होगी वो आउटवर्ड होगी, तो उसका नाम इन्होंने दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है, बाहर वाली फोर्स और अंदर वाली फोर्स बराबर होती है तब बॉडी सर्कल में मूव करती है। ओके सर। ठीक है, तो इस वजह से जो बाहर वाली फोर्स होती है दैट इज आउटवर्ड फोर्स दैट द बॉडी टू एग्जिस्ट आउटवर्ड, उसको हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और वो ऑपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। अक्सर आप जिस अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एक पत्थर को रोटेट करो आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग या धागे से रोटेट करो, तो आप उसका धागा छोड़ते हो तो इसका मतलब बाहर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब कौन सी फोर्स ज़्यादा हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर आप उस पत्थर को ऐसा ऐसा खींचते खींचते अपनी तरफ खींचो तो वो इनवर्ड आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। धागे को खींचो तो धागा आपकी तरफ आएगा तो पत्थर भी आपकी तरफ आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं तब सर्कल में कोई बॉडी रोटेट करती है, सर्कुलेट करती है। क्लियर? यस सर।
ओके, ये तो था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन के में यहाँ पे बैंकिंग ऑफ द रोड, अक्सर आपने जहाँ पे टर्न होते हैं, जहाँ पे यू टर्न आते हैं, या जहाँ पे टर्न, जिस तरह आपको गाड़ियाँ नीचे नजर आ रही हैं टर्न आती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी सरफेस ऊपर बनाई जाती है, जिस तरह ये नजर आ रही है। ठीक है, ऊपर बनाने का मकसद क्या हुआ कि हमारे पास गाड़ी इजीली मूव कर सके, ताकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बराबर हो जाए और गाड़ी इजीली सर्कुलेट कर सके। जिस तरह ये बाइक भी होते हैं, तो बाइक की जो रेसिंग होती है तो उसमें भी कुछ जो जहाँ पे टर्न आता है वहाँ पे थोड़ा सा सरफेस रोड का ऊपर की तरफ कर देते हैं। और ये नॉर्मल लाइफ में भी आप देखोगे। आप पाकिस्तान में होते हैं? यस सर। नूरुल एन, आप पाकिस्तान में होती हैं? तो पाकिस्तान में आप यहाँ पे यस गई सर। हो पीस हवा या दामने को? नहीं सर। ये पहाड़ों की साइड पे कभी गई हो? सर नहीं गई, मैं कराची में होती हूँ और इतना घूमना होता ही नहीं है। अच्छा, कराची में वैसे भी लैंड है और सारा कुछ वो होता है, पहाड़ इतने सच नहीं होंगे। तो वैसे भी अगर कहीं जाओ तो आपने वहाँ पे, क्योंकि ये डेली लाइफ की मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा होता हूँ कि आपने वहाँ पे देखा होता है कि थोड़ी सी जो रोड है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, जहाँ पे इस तरह के टर्न आ रहे होते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं कि ताकि ये बैलेंस हो जाए फोर्स, और गाड़ी गिरे नहीं और मतलब खराब ना हो। ठीक है, उसका बैलेंस खराब ना हो। ओके सर। नेक्स्ट वन, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन तो देखी होगी, यस सर। कपड़े धोए कभी? नहीं सर, नो कपड़े सर। नहीं, देख वॉशिंग मशीन देखिए। देखे हैं, धुलते कैसे हैं? यस सर, देखे हैं। हाँ, ऊपर से कभी, या अगर इस तरह की वॉशिंग मशीन है, एक तो ये सर्कुलर वाली होती है जो कि नीचे से कपड़े मतलब साइड से कपड़े डालते हैं, एक ऊपर से डालते हैं, तो वो भी वाली भी होती है। तो अगर आप ऊपर वाले ये वाली इस तरह मशीन देखते हो, उसके ढक्कन हटाते हैं, ऊपर से कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं। ये प्रोसीजर बताने का मकसद क्या था कि असल में काम क्या हो रहा होता है जब मशीन को चलाते हैं, तो वो क्या करती है मशीन, अंदर से क्या हो रहा होता है। अभी मशीन चलाने चली गई है। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा था जब कपड़े डाल दिए जाते हैं, सब कुछ डाल दिया जाता है, तो वॉशिंग मशीन जब ऑन करती है तो अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है? सर कपड़े धुल रहे होते हैं। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े ही धुलेंगे। लेकिन मैं प्रोसेस सर पूछ रहा हूँ कि अभी जिस तरह आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है? सर अंदर वो एक गोल सी चीज़ होती है, आई थिंक वो कपड़े मतलब इधर उधर हो रहे होते हैं उसकी वजह से। इधर उधर मतलब अब कभी आप गौर से देखें तो वो रोटेट सर्कुलेट हो रहे होते हैं, उसकी बाउंड्री में घूम रहे होते हैं। यस सर। वो बेसिकली सर्कुलेट कैसे कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन, मशीन की मदद से वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ये मशीन को मैं रोक देता हूँ, वॉशिंग मशीन जैसे ही रुकती है तो कपड़े कहाँ जाते हैं? सीधा सेंटर में आते हैं, रुक जाते हैं। यस सर। ठीक है, कभी एक चीज वॉशिंग मशीन में पानी डाल के एक चीज डाल के देखिएगा कि वो सारी जो एक चीज होगी वो साइडों पे चली जाएगी जब वॉशिंग मशीन चल रही होगी, लेकिन जैसे ही आप वॉशिंग मशीन स्टॉप करोगे तो वो चीज सेंटर में आ जाएगी। ओके जब सर। वॉशिंग मशीन रुकती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज सेंटीमीटर ज्यादा फोर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेंटर में चीज आ जाती है, बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बाहर बाउंड्री है। इस वजह से वॉशिंग मशीन वाला भी सेम यही प्रोसीजर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर देखा है? नो सर, नहीं देखा मैंने। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन बेसिकली क्रीम सेपरेटर होता क्या है, चलें ये देखा है, लस्सी बनती हुई देखा है, लस्सी कैसे बनती है? सर वो सिर्फ घर में देखा है मैंने।
हाँ, वीडियो में देखना लस्सी कैसे बनती है, क्रीम सेपरेटर देख लेना, ये आपको वीडियो में नजर आ रहा है। रोटेट की जाती है, अंदर लगा होता है सर्कुलर सा, ठीक है, वो उस चीज को रोटेट करता रहता है, उसमें से क्रीम को अलग कर देता है, और जो बाकी मटेरियल होता है जिसमें मिल्क होगा तो वो साइड पे कर देगा, तो क्रीम अलग हो जाएगी। ठीक है, तो क्रीम को अलग से कर देता है उसमें, और मिल्क को, सॉरी, क्रीम को और मिल्क को अलग कर देता है, दोनों सेपरेट हो जाती हैं, तो इसको हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। ओके सर। तो ये भी उसी एप्लीकेशन के तौर पे यूज होता है, इसमें भी इसी तरह स्पिनर ही लगा होता है जो कि चीज़ को सर्कुलेट करवा रहा होता है। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो कि यूज़ करते हैं आप डेली लाइफ में, जिसमें आप देखते हैं कि चीज़ें काम हो रही हैं, जिस तरह मोटर चल रही है तो मोटर, या फैन चल रहा है तो फैन आपको हवा दे रहा है, ड्यू टू सर्कुलेशन वो आपको सर्कुलेट हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, वो यूजफुल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, चलें जी एक सर। और चीज़ ट्राई ना कीजिएगा, एक और चीज़ बताता हूँ, मतलब घर पे ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि फिर घर से डांट ही पड़नी है आपको। होगा क्या है, जैसा फैन है, फैन के ऊपर आपको चीज़ कभी फेंकी है आपने, जो ऊपर छत पे फैन लगा होता है? यस सर, मैंने तो नहीं फेंकी, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, वो उन्होंने फेंकी थी। हाँ, फिर क्या होता है? सर फैन जोर से उसे बाहर फेंकता है, मतलब थ्रो करता है। दूसरा फेंक जी सर। ट्रॉफी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप पंखे की तरफ कुछ चीज़ फेंकेंगे और वो धक्का दे देगी। क्लियर? सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अभी देखें आवाज़ आ रही है? ये सर कभी आ रही है, कभी थोड़ी देर बाद कट रही है फिर। अभी देखें, अभी ठीक है? अभी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह फैन थ्रो करता है, इसी तरह हमारे पास ये सर्कुलर मोशन की वजह से, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो ज़्यादा कर देता है ताकि वो बाहर चली जाए चीज़, तो वो भी इसी की एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। जहाँ तक हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, तो कोई क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में से पूछ लें। सर नो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें। सर ये पूछना था, इनर्शिया क्या होता है सर? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसमें रहते हुए या तो वो मूव करता रहेगा या तो वो रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बस पे ट्रैवल किए कभी? यस सर किया है। बस पे ट्रैवल आप कर रहे होंगे तो एकदम जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ क्यों जाते हो? जो होता है ना आगे की तरफ, उसका मतलब क्या हुआ कि बस पहले क्या कर रही थी, आप भी बस के साथ साथ मूव कर रहे थे, लेकिन बस ने क्या किया, एकदम ब्रेक लगाई, तो आप तो आगे की तरफ मूव करने लग गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी कि आपकी बॉडी ने रेजिस्ट किया कि मैं मूव कर रहा था तो मैं मूव करता रहूं। ठीक है, लेकिन फिर आपने अपने आप को रोका आगे जाने से, वो इनर्शिया होता है जो उसे कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके सर। अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछ लें। नहीं सर, हो गया क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डील कर लेते हैं, जिसमें अभी फोर्स का टॉपिक था, तो फोर्स में और ये न्यूटन्स लॉ में हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन के तौर पे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, किसे कहते हैं? मैंने बताया था स्टार्टिंग में। सर सर फर्स्ट लॉ ऑफ भूल मोशन। गई? जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, गुड वन। तो उसको आपने डिफाइन कर देना है। ठीक है, इसी तरह हमारे ओके पास सर। क्या आता है कि हमारे पास ये जो कनेक्टेड बॉडीज है ये लॉन्ग में आ जाता होता है, जिसमें हमने डेरिवेशन की थी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हमारे पास आता है मोमेंटम। मोमेंटम से अगर मैं टॉपिक को डील करूं तो क्वेश्चन बन जाएगा,
कि if there is a body moving with velocity 25 meter per second and the mass of that body is 2 kg, then what is its मोमेंटम? तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है मोमेंटम का? जी, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी पता है, मैस पता है, दोनों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर आ जाएगा मोमेंटम का दैट इज इक्वल टू 50। ओके सर। इजी है ना? यस सर, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। जी सर, फार्मूला पुट करना है, वैल्यूज गिवन है, बस आपने क्या करना है उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना। फिर अगर यहाँ से मैं और पूछूं इफ यस सर ये कनेक्टेड बॉडीज का अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब? जी जी, कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन भी और आंसर हम मतलब जो आपने दोनों इक्वेशन वगैरह कराई थी वही लिखनी है डायरेक्ट? जी, कनेक्टेड बॉडी में सिर्फ वही डेरिवेशंस हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आया था कि 2 बॉडीज आर कनेक्टेड वर्टिकली, ठीक है, वो हमारे पास पहले वाला ऑप्शन था। इफ द 2 बॉडीज आर कनेक्टेड लाइक द सेम वन, one is horizontal and the other one is vertical, that's mean we have to use the second one। तो हमें दूसरी डेरिवेशन करनी है। ओके सर। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया कि इफ अ हैवी ट्रक हिट विद अ स्मॉल कार व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम? मोमेंटम के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर आपको मैं पता है बता ना कि जी बताएं। सर अगर हैवी ट्रक स्मॉल कार को हिट करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम स्मॉल कार को ही नुकसान होगा और क्योंकि हैवी ट्रक का मैस ज़्यादा है और स्मॉल ट्रक अगर रेस्ट पर होगा तो उसकी कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी, ना ही कोई मोमेंटम होगा, तो वो जाहिर सी बात है उससे ही को असर होगा। जी, लेकिन आपने इसमें वो कॉन्सेप्ट लिखना है कि फार्मूला भी लिखना है, p is equal to mv है। if there is a mass is greater then there is a greater momentum, greater momentum mean there is a greater and the large effect on the small car। the truck has a large mass, that's why it has a large effect on the small car। yes, तो ये चीज लिखनी है आपने। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वो हमने मेथड देखे थे, वो आपने लिख देने, ओके सर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास जो कुछ डिफरेंस आप इस तरह लिख सकती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा फोर्स उस पर लगती है, रोलिंग फ्रिक्शन में कम फोर्स लगती है। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है उसमें रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास इजीली मूव कर जाती
है कोई भी ऑब्जेक्ट, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा ज़्यादा देर से मूव करती है, ठीक है, उसमें हमें मुश्किल ज़्यादा हो रही होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट while there is a sliding friction and it is very easy while there is a rolling friction is present। इस तरह के कुछ डिफरेंस आपने लिखने हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल where you face a centripetal force। तो ऐसी एग्जांपल देनी है जहाँ पे आपको पता चले, महसूस हो रहा हो कि सेंटीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्ट हो रही है। तो वो आप बेस्ट एग्जांपल यही दे सकती हो जिसमें स्टोन वाली एग्जांपल मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद आप ये वॉशिंग मशीन वाली भी दे सकती हो, ठीक है। ओके सर। जो इजी रहे वो एग्जांपल आप वहाँ पे पुट कर सकती हो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास एक ओवरऑल क्वेश्चंस फोर्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कनेक्टेड बॉडीज, मोमेंटम, फ्रिक्शन, ये हमारे टॉपिक से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस आया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना होता है। फिर हमारे पास आता है गिव एन एग्जाम्पल, 7th क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल, sorry, give an example of centrifugal force। ठीक है, आपने एग्जांपल देनी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। उसमें भी आप ये वॉशिंग मशीन, जिस तरह बैंकिंग ऑफ द रोड हमने पुट किया, क्रीम सेपरेटर, ये 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, इनमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके सर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख दूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिखूंगा उतनी आपकी ज़्यादा तैयारी होगी। लास्ट 7 क्वेश्चन था। यस सर। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, हाउ कैन वी रिलेट मोमेंटम विद फोर्स। हम कैसे रिलेट करते हैं? सर मोमेंटम और फोर्स बाकी तो सेम होता है, लेकिन इनमें टाइम का रिलेशन आ जाता है, टाइम की वजह से। और फार्मूला क्या था? डेट इज एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है और इसका फार्मूला लिख देना है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी वो मैथमेटिकल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वेलोसिटी, और उसको हमने वो सारी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, छोटी सी डेरिवेशन जो करवाई थी इसकी। ओके सर। स्लाइड्स अपलोडेड हैं टीम्स पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, 9th क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जी, क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? सर फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, या फिर
कोई नेट फोर्स नहीं अप्लाई होगी तो वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल, इस तरह भी आप कह सकती हैं कि वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ रुकी हुई होती है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो जिस तरह आपके पास फर्श के ऊपर आप ऑयल गिरा देते हो, फ्रिक्शन कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, तो आप स्लाइड कर जाते हो, तो आप चल नहीं पाओगे, ठीक है, आप मूव नहीं कर पाओगे, आप स्लाइड ही करते रहोगे, ठीक है, फिसल जाओगे चीज़ों पे, तो वो बेसिकली वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो। तो ये आपने बताना। ओके सर।